हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आई एम रोजप्रीत कौर। तो जैसा कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के बारे में कि इसमें इस कंडीशन में होता क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी के सिस्टम को ये अफेक्ट करती है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट इग्नोर दिस। इंट्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन, सारे नए नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट इज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जिसको हम पीवीडी के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका है पीवीडी, often referred to as peripheral arterial disease। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज को हम और क्या नाम से जानते हैं, दैट इज पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से हम इसको जानते हैं। It is a condition where blood vessels outside the heart and brain become narrowed or blocked। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज क्या है? एक ऐसा कंडीशन है बच्चे जहां पर क्या हो रहा है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, कहाँ की ब्लड वेसल्स है, हमारी हार्ट की और हमारी ब्रेन की, वो क्या हो रही है, नैरो या फिर ब्लॉक हो रही है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में क्या हो रहा है कि हमारी जो हार्ट की या ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो रही है या फिर ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेरिफ्री, यहाँ पर बात करें हम पेरिफेरल की तो मतलब हमारी पेरिफेरल लिम्स की, जैसे कि हमारे लिम्स हो गए लेग्स की, तो यहाँ की हम बात करेंगे। तो जब ब्लड वेसल्स नैरो और ब्लॉक हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पर्टिकुलरली कहां पर, हमारे लिम्स में, यानी कि लेग्स में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? दीज आर द डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स located outside the heart and brain. It is the narrowing of the blood vessels that restricts blood flow। तो बोल रहे हैं कि ये क्या, ये डिजीज है ब्लड वेसल्स की, जो कि कहाँ पर लोकेट होती है, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट और ब्रेन के आउटसाइड लोकेट होती है, वहां पर ये डिजीज अगर होती है, वहां पर नैरोइंग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। उस नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है हमारी पेरिफेरीज में, वो कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब बता रहे हैं कि मोस्टली, ये तो था हमारा डेफिनेशन, तो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेनली ये चीजें कहाँ कहाँ पर अकर होती हैं। तो इट मोस्टली अकर इन द लेग्स बट समटाइम्स सीन इन द आर्म्स। ज्यादातर ये जो कंडीशन है वो हमें लेग्स में देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारे लेग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन समटाइम्स आर्म्स में भी ये कंडीशन देखने को हमें मिल जाती है। बोथ वेन्स एंड आर्टरीज आर अफेक्टेड, यूजुअली आर्टरी। वैसे तो वेन्स और जो आर्टरीज हैं ये हमारी दोनों ही अफेक्टेड होती हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर हमारी आर्टरी जो है वो ज्यादा अफेक्ट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी ऑफ द लेग्स। तो बोल रहे हैं कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी कहाँ की? मेनली हमारे लेग्स की जो आर्टरी होती है वो यहाँ पर हार्ड हो जाती है। लेट अस मूव टू द स्टेजेस। अब हमारे पेरिफेरल वास्कुलर जो डिजीज है उसका कुछ स्टेजेस भी होते हैं, तो मेनली यहाँ पर 5 स्टेजेस हैं। तो देखते हैं कि ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेज है बच्चे एसिम्प्टोमेटिक। मतलब एसिम्प्टोमेटिक, अगर आपको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज यहाँ पर हुआ है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। मतलब क्या होता है कि पहले यहाँ पर कोई भी सिम्टम हमें शो नहीं होगा, कोई भी सिम्टम, एक सिंगल सिम्टम भी हमें जो है यहाँ पर शो नहीं होगा। बट सेकेंड स्टेज की अगर बात करें तो ये था हमारा कौन सा, ये है हमारी स्टेज फर्स्ट। अभी स्टेज सेकेंड की बात करते हैं। तो स्टेज सेकेंड, जिसको हम माइल्ड क्लॉडिकेशन बोलते हैं, तो स्टेज सेकेंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेग्स प्लेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्टेज सेकंड का नाम क्या है हमारा, दैट इज माइल्ड क्लॉडिकेशन। स्टेज सेकंड का नेम है माइल्ड क्लॉडिकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेग में पेन हो रहा है, कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे। यहाँ पर लेग्स में पेन स्टार्ट होगा जब आप एक्सरसाइज
करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड, तो यहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर क्लॉडिकेशन, तो यहाँ पर जो था कि वहां पर मॉडरेट टू सीवियर क्लॉडिकेशन होगा, मतलब यहाँ पर ज्यादा पेन होगा, वो लेग्स में स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा स्टेज फोर। स्टेज फोर में क्या बोल रहे हैं कि स्कीमिक रेस्ट पेन, तो यहाँ पर स्कीमिक रेस्ट पेन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर लेग्स में नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ पर इसकी वजह से जब स्कीमिक रेस्ट पेन होगा तो यहाँ पर पेन होगा आपके लेग्स में व्हेन यू आर रेस्ट। स्कीमिक रेस्ट पेन का मतलब है कि यहाँ पर आपकी लेग्स में पेन कब होगा, जब आप रेस्ट कर रहे होंगे। एंड लास्ट है हमारा स्टेज फाइव। स्टेज फाइव, तो स्टेज फाइव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अल्सर्स और गैंग्रीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि अल्सर्स और गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है इन स्टेज फोर। कब? स्टेज फोर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द हमारा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज का ये सारा स्टेज है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी आते हैं कॉजेस के ऊपर। तो क्यों, किन किन कॉजेस की वजह से, किन कारणों की वजह से जो है वो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जो है वो अकर हो रहा है। तो पहला है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक। अब ये प्लेक किस किस से बना हो सकता है? लिपिड से, प्रोटीन से, या फिर कोलेस्ट्रॉल से। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जब यहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा वेन्स और आर्टरीज में, तो ब्लड फ्लो तो होने से रहा, तो यही इसीलिए यहाँ पर बोल रहे कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जो है वो अकर हो रही है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है आपका, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जो है वो अकर हो सकती है। रेनॉल्ड डिजीज, तो रेनॉल्ड डिजीज की बात करें तो हम ये लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो रेनॉल्ड डिजीज में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से supply can cause bluish discoloration of the toes or fingertips। सिर्फ ब्लू ही नहीं, इसके साथ व्हाइट और रेड कलर भी हो सकता है। सो रेनॉल्ड डिजीज, तो यहाँ पर भी क्या है कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। किसका? टोस का, फिंगर्स का, जो कि मतलब ये क्या होंगी, या तो ब्लू हो जाएगी, अदरवाइज व्हाइट और रेड, ये तीन कलर जो है रेनॉल्ड डिजीज में हमारे फिंगर और टोस के हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं सिगरेट और स्मोकिंग की। तो जो लोग ज्यादा सिगरेट या फिर स्मोकिंग का यूज करते हैं तो उनमें भी पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जो है वो होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिगरेट एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस ज्यादातर ये बहुत ही कॉमन कंडीशन आजकल होगी है। तो डायबिटिक मेलाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जो क्या करती है कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज को कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है एंड स्टेज रीनल डिजीज। अगर रीनल मींस यहाँ पर बोल रहे हैं किडनी को, रीनल क्या होता है बच्चे? किडनी। तो यहाँ पर अगर लास्ट स्टेज है, एंड मतलब लास्ट स्टेज है, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई रीनल डिजीज है और वो रीनल डिजीज का क्या है, लास्ट स्टेज है, तो उस कंडीशन में भी आपको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज होने का चांस है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा ओबेज है,
बहुत ज्यादा ओबेज है, तो ओबेसिटी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा हो सकता है, आपकी बॉडी का लिपिड्स और प्रोटीन्स होंगे। तो उन कंडीशन में ओबेज पर्सन में भी क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक होने का चांस होता है, क्योंकि ज्यादा प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है उनके वेन्स यहाँ पर आर्टरीज में, तो तभी वहां पर ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। इंक्रीजिंग एज और प्रेगनेंसी, जैसे जैसे आपकी जो एज है वो बढ़ती जाएगी, तो तब भी हमें बहुत सारी कंडीशंस होने का चांस है, उनमें से एक है दैट इज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्या हो सकता है कि वुमेन्स को यहाँ पर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होने का चांस है। नेक्स्ट मूव टू पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से जो है हमारी बॉडी को जो है वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जो है वो अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, इटोलॉजिकल यहाँ पर मतलब कॉज की वजह से, इटोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, कॉज को। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ब्लड क्लॉट का। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चे, ब्लड क्लॉट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, restricts blood flow due to atherosclerosis. Atherosclerosis means accumulation of the plaque in your veins and arteries. अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो कैसे क्या होगी, यहाँ पर कट ऑफ हो जाएगा। क्या होगा, ब्लड फ्लो इज कट ऑफ ब्लड फ्लो leads to clinical manifestations, leads to clinical manifestations means sign and symptoms. तो क्या हुआ, बहुत ही इजी सी पैथोफिजियोलॉजी है। तो यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से, जैसा कि हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, इंक्रीजिंग एज की वजह से, इन किसी भी कॉज की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन हुआ किसका, ब्लड क्लॉट का। कहाँ पर, हमारी आर्टरीज या वेन्स में। अब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो था वो स्टॉप हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जब ब्लड फ्लो है स्टॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है, वो कैसी हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ ब्लड सप्लाई, which can leads to clinical manifestation। अब यहाँ पर हमें साइन एंड सिम्टम्स जो है किसके, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में देखने को मिलेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्निंग और एकिंग पेन इन योर फीट एंड टोज व्हाइल रेस्टिंग, स्पेशली एट नाइट व्हाइल लाइंग फ्लैट। तो बोल रहे कि अगर आपको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है तो यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको एक जलन सी महसूस होगी, और उसी के साथ बहुत एकिंग पेन होगा, बहुत शार्प पेन होगा। कहां पर, आपके फिट्स में और आपके टोज में। रेस्ट्रिक्टिव टाइम पर, स्पेशली नाइट में जब आप लेटने जाएंगे तब। मीनवाइल क्या होता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कि हम लाई डाउन कर ले, हम रेस्ट कर ले, तो शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा। बट हियर इन दिस केस देयर इज नो रिलीफ व्हेन यू आर लाई डाउन। Even in this case, the pain is increased when you are in resting period. Next is cool skin on your feet. आपके पैरों की जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, बहुत कूल, ठंडी पड़ जाएगी इफ यू हैव पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है रेडनेस और अदर कलर चेंजेस ऑफ योर स्किन। इसी के साथ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेडनेस और अदर कलर चेंजेस जो है वो आपकी स्किन में देखने को मिल सकते हैं।
more frequent skin and soft tissue infections usually in your feet or leg। तो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्किन जो है मतलब इन्फेक्शंस, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज, आपके जो स्किन के सॉफ्ट टिश्यूज है वहां पर आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। यूजुअली ज्यादातर आपके फिट और लेग्स में जो लेग की जो स्किन है वहां पर इन्फेक्शन जो है ज्यादा अक्सर हो सकता है। नेक्स्ट है टो एंड फुट सोर्स दैट डोंट हील। ऐसे सोर्स आपको हो जाएंगे आपके टो में और आपके फुट में जो कि हील नहीं हो पाएंगे। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है जो कि बहुत ही सीवियरली आपके पेरिफेरल एरियाज को क्या कर रही है? डैमेज कर रही है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे? कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंपेयर करेंगे टेकन अबव एंड बिलो द पॉइंट ऑफ पेन। कहां पर? जहां पर पेन हो रहा है उसके अबव और बिलो द पॉइंट पेन। इसके साथ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी जिसमें ब्लड वेसल्स को हम चेक करेंगे। साथ में ब्लड टेस्ट टू मेजर कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि हम मेजर कर सके कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कितना है। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करते हैं? डाई को इंजेक्ट करते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स में अच्छे से जो ब्लड वेसल्स है उनको हम देख पाते हैं डाई के थ्रू। डाई से एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाता है किसमें? डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी में। प्लस ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे। सारे टेस्ट करने से पहले, इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट का नेम पूछेंगे, उसके बाद हम उसका पास्ट, प्रेजेंट, मेडिकल हिस्ट्री प्लस सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे, उसका लाइफ स्टाइल पूछेंगे कि कहीं आपकी फैमिली में पहले से तो ऐसे डिजीज तो किसी को नहीं है, आपकी फैमिली जनरेशन में तो ऐसा नहीं है, आप सिगरेट या फिर स्मोक का कंजप्शन तो नहीं करते हैं, ज्यादा अल्कोहल तो नहीं पीते हैं। तो ये सारा हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो हम पेशेंट से लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम पेशेंट की वाइटल साइंस को असेस करेंगे, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका टेम्परेचर, पल्स रेट, हर चीज अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे कि कहीं क्या हो रहा है कि जो स्वेलअप तो नहीं है, मतलब जो लेग्स वगैरह है, या फिर पेन एसेस करेंगे, पेन को चेक करेंगे थ्रू पेन स्केल स्कोर के थ्रू। तो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व डिजीज। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर। सो अब मेडिकली हम पेरिफेरल नर्व डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस जो हैं वो इस डिजीज में अफेक्टिव हैं, तो देखते हैं। तो पहली हमारी एंटी प्लेटलेट, जिसको हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन हम जो है वो यहाँ पर पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? दैट इज एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल। तो ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जो है वो क्या करती है कि मे बी शायद क्लॉटिंग को जो है ये प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स, हेपरिन एंड वार्फरिन। इसी के साथ जो क्लॉट जो हो गया है ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में या फिर वेन्स में जो क्लॉट हो गया है, तो उसको ये क्या करेंगे कि यहाँ पर उस क्लॉट को रिजॉल्व करेंगे, डिसॉल्व कर देंगी। तो वो मेडिकेशंस का हम यहाँ पर मेनली हेपरिन और वार्फरिन जो मेडिकेशन है एंटी क्लॉटिंग एजेंट में, उसका हम मेनली हेपरिन और वार्फरिन का यहाँ पर यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिंस, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने की वजह से जो है ये कंडीशन जो है पेरिफेरल नर्व डिजीज हो रही है। तो बहुत ही जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, मतलब ऐसी मेडिकेशन जो कोलेस्ट्रॉल को लो डाउन करे, उनको पेशेंट में एडमिनिस्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे बच्चे? स्टेटिन ड्रग देंगे। ये कैसा है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट इज हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसके बढ़ने की वजह से भी पेशेंट को पेरिफेरल नर्व डिजीज जो है वो अकर हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो भी पेशेंट को देंगे, जिसमें हम वैसोडायलेटर्स यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को यहाँ पर हम ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे, एंटी क्लोटिंग एजेंट देंगे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स देंगे और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो पेशेंट को देंगे टू ट्रीट द पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ही जो पेरिफेरल नर्व डिजीज है वो ट्रीट हो जाए। तो यहाँ पर सर्जरी की भी नीड पड़ सकती है, तो वो पढ़ना भी हमें जरूरी है कि कौन सी सर्जरी जो है वो बेनिफिशियल रह सकती है पेरिफेरल नर्व डिजीज के लिए। तो देखते हैं, पहली है हमारी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। कौन सी सर्जरी है, angioplasty and stenting. So angioplasty involves inserting a balloon catheter into the narrowed artery, inflating the balloon to flatten plaque and widen the vessel. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि बलून कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, कहां पर, जो आर्टरी आपकी नैरो हो गई है वहां पर। उसके बाद हम उस बलून को क्या करेंगे, यहाँ पर जो बलून है उसको क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, जिससे जो प्लेग है वो फ्लैट हो जाए और मतलब क्या है कि आर्टरी के साथ जाके एकदम चिपक जाए और जो आर्टरी है वो कैसी हो जाए, वाइड हो जाए, चौड़ी हो जाए। स्टेंट, उसी के साथ एक स्टेंट यहाँ पर स्मॉल मेश ट्यूब जो है वो प्लेस करते हैं ताकि जो आर्टरी है वो ओपन रहे। अब उस कैथेटर के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेंट या फिर एक स्मॉल मेश ट्यूब होता है, उसको हम उसी के साथ इंसर्ट कर देंगे ताकि दोबारा से वो प्लेग जो है वो अंदर ना आए, आर्टरी जो है वो ओपन रहे और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो जाए पेरिफेरल्स में होती रहे। सो ये है हमारा एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी क्या होती है तो वो भी हम देखते हैं। सो दिस प्रोसीजर creates a new pathway for blood to flow around a blocked or narrowed artery. बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो क्या करता है, एक नए पाथवे को क्रिएट करता है, एक नए रास्ते को बनाता है ताकि जो ब्लड है वो फ्लो हो सके, कहां पर, जहां जो आर्टरी जो है वो ब्लॉक्ड हो गई है, यहाँ नैरोड आर्टरी है, उसके अराउंड में जो है वो ब्लड अच्छे से फ्लो हो सके। एक नया पाथवे जो है, एक नया रास्ता उस आर्टरी यहाँ पर नैरोड आर्टरी के साइड से हम बना देते हैं, इसीलिए हम इसको बाईपास सर्जरी का नाम देते हैं, दिया है हमने इसको। नेक्स्ट है a graft which can be a blood vessel from another part of the body or a synthetic substitute is used to connect the artery above and below the blockage. तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग हम करते हैं, मतलब यहाँ तो जो ब्लड वेसल है हम बॉडी के किसी अनदर पार्ट से लेंगे या फिर कोई सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे और आर्टरी को कनेक्ट कर देंगे, कहां से, ब्लॉकेज के ऊपर से या फिर ब्लॉकेज के नीचे से एक नए पाथवे को क्रिएट करेंगे ग्राफ्टिंग करके। या तो बॉडी से ही नई ब्लड वेसल को लेंगे या फिर कोई सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट का यहाँ पर हम यूज करेंगे नया पाथवे क्रिएट करने के लिए। सो दिस इज द बाईपास सर्जरी फॉर पेरिफेरल नर्व डिजीज। फिर आते हैं एथरेक्टमी पर। सो दिस प्रोसीजर uses a specialized catheter to remove plaque build up from inside the artery. क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड कैथेटर का यूज करते हैं ताकि हम प्लेग को रिमूव कर सके, कहां से, जो कि जो प्लेग जो है वो आर्टरी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। क्या करते हैं कि इसमें स्पेशलाइज कैथेटर का यूज करते हैं प्लेग को रिमूव करने के लिए, जो कि आर्टरी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट है। इनसाइड द आर्टरी कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और प्लेग को यहाँ पर हम उससे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है क्रायो बलून एंजियोप्लास्टी। क्रायो बलून एंजियोप्लास्टी में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बलून कैथेटर इज यूज्ड टू फ्रीज
एंड कंप्रेस द प्लेग इन द आर्टरी। बोल रहे हैं कि ये क्या है, बलून कैथेटर है। बलून कैथेटर का क्रायो बलून एंजियोप्लास्टी में एक बलून कैथेटर का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रीज जमा देते हैं या फिर कंप्रेस दबा देते हैं, किसको, प्लेग को। कहां पर, आर्टरी में। फ्रीज कर देंगे या कंप्रेस कर देंगे प्लेग को आर्टरी में, इसलिए हम इसको क्रायो, क्रायो का मतलब होता है फ्रीज कर देना या फ्रीज कर देना, तभी हम इसको क्रायो बलून एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंडार्ट्रेक्टमी। तो इंडार्ट्रेक्टमी क्या है कि दिस ओपन सर्जरी इन्वॉल्व्स रिमूविंग प्लेग बिल्डअप फ्रॉम इनसाइड द आर्टरी। ये एक तरीके की ओपन सर्जरी है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्लेग को रिमूव कर देते हैं इनसाइड द आर्टरी, जो कि कहां पे, आर्टरी के अंदर जो प्लेग बिल्डअप है उसको हम रिमूव कर देंगे। एक तरह का ओपन सर्जरी जो है वो है। सो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्व डिजीज। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एंजियोप्लास्टी या फिर स्टेंट प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पर बाईपास सर्जरी कर देंगे, एक नया पाथवे क्रिएट करेंगे, एथरेक्टमी करेंगे, क्रायोबलून एंजियोप्लास्टी या फिर इंडार्ट्रेक्टमी। सो दीज ऑल आर द सर्जिकल मेथड्स टू ट्रीट द पेरिफेरल नर्व डिजीज। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक एज अ नर्स हमारा क्या जो है रोल है, क्या नर्स रोल है, जिससे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। अगर जो पेशेंट है वो पेरिफेरल नर्व डिजीज के साथ हॉस्पिटल में आता है, तो एज अ नर्स हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे कि उसको स्मोक सेसेशन के लिए बोलेंगे। अगर हमें पता है कि जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री में हमें पता लगा कि जो पेशेंट है वो स्मोकिंग करता है, तो हम सबसे पहले उसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में आपको स्मोकिंग स्टॉप करना कितना जरूरी है। अगर आप स्मोक स्टॉप नहीं करेंगे तो इससे आपका कंडीशन जो है वो और भी वर्स और सीवियर हो जाएगा। कंट्रोल डायबिटीज, इसी के साथ हम पेशेंट को ये भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको अपना जो डायबिटीज का लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है। ज्यादा आपको जो है वो स्टार्च फूड नहीं ईट करना है, ज्यादा स्वीट फूड ईट नहीं करना है। आपकी अगर डायबिटीज कंट्रोल रहेगी तो हो सकता है कि आपकी डिजीज जो है वो जल्दी ट्रीट हो जाए। वेट रिडक्शन, ओबेसिटी, हमने ये पढ़ा था कि ओबेसिटी की वजह से भी क्या था कि यहाँ पर पेरिफेरल नर्व डिजीज हो रही थी। तो अगर हमें मतलब फिजिकल अपीयरेंस देख के पेशेंट का लग रहा है कि पेशेंट ओबेज है, तो हम इसे ये भी बोलेंगे कि आपको अपना जो वेट है उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट है एडवाइस टू अवॉइड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रग्स व्हिच कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर कोल्ड की वजह से भी पेरिफेरल नर्व डिजीज होती है। तो यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे कि एडवाइस करेंगे कि जो भी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनसे दूर रहे, ज्यादा कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को वो टच ना करे, जो क्या करती है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन, वेसल्स को क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो कोल्ड जो ऑब्जेक्ट्स है उनसे दूर रहे। एनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज, इसी के साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका बॉडी भी फिट रहेगा और फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका जो वेट है वो भी थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर हम रेगुलर एक्सरसाइज कितना वो टॉलरेट कर पा रहा है, जो पेशेंट है कितनी एक्सरसाइज वो टॉलरेट कर पा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि आप उतना उतना जो है रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करें। डू नॉट वियर टाइट शूज विच में रिड्यूस ब्लड सप्लाई, हम पेशेंट को ये भी बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा टाइट शूज को वेयर ना करें, ज्यादा टाइट शूज ना पहने, क्योंकि ज्यादा टाइट शूज वेयर करने से क्या हो सकता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो पैरों में रुक सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई चीज भी अपने हाथ में बांध लेते हैं, पैर पे बांध लेते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको निकाल दो, क्योंकि इससे जो है वो खून जो है वो दौरा नहीं कर पाएगा, ऐसा जो है बड़े लोग हमसे कहते हैं। तो सेम बात ये है कि ज्यादा टाइट चीजें वेयर करने से भी क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि ज्यादा टाइट शूज जो है वो आप वेयर ना करें। एडवाइस टू कीप द बेड बिलो द हार्ट लेवल, तो यहाँ पर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपका जो बेड है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप अपना जो बेड है वो हार्ट लेवल के नीचे जो है रखें, इसी से आपको जो है वो कंफर्ट पोजीशन मिलेगी और आपको जो है वो कंफर्ट भी फील होगा। ईट न्यूट्रिशियस एंड लो फैट फूड, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, लो फैट फूड लेना है, क्योंकि ओबेसिटी, ज्यादा फैट अगर आप लेंगे तो ओबेस होंगे, तो ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ द पेरिफेरल नर्व डिजीज। तो न्यूट्रिशियस फूड को लेना है
और लो फैट डाइट को लेना है, ऐसा हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। और क्या बोलेंगे पेशेंट से कि डेली वॉशिंग ऑफ फुट विद ल्यूक वार्म मतलब टैप वाटर जिसको हम बोल देते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर। टैप वाटर कैसा होता है हमारा, नॉर्मल वाटर होता है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि आप डेली अपने पैर को वॉश करें, किससे, टैप वाटर, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, माइल्ड सोप से फॉलोड बाय एसेप्टिक टेक्निक, माइल्ड सोप से और एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करें। इंक्रीज अमाउंट ऑफ फाइबर इनटेक, इसी के साथ हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप फाइबर रिच डाइट जो है बोले, ज्यादा फाइबर जो है वो खाएं। कंट्रोल हाइपरटेंशन, ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी यहाँ पर ये डिजीज हो रही है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो है उसको कंट्रोल करना है। लर्न डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस, तो यहाँ पर हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखें, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, हम सिखाएंगे आपको, और मेडिटेशन करें, इससे जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, आप जो जितना ज्यादा सोचते हैं वो भी कम होगा, स्ट्रेस इससे बहुत ज्यादा आपको, स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है क्लीन एंड ड्रेस अल्सर्स रेगुलरली एंड मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। जैसा कि हमने स्टेजेस में पढ़ा था कि लास्ट स्टेज जो है उसमें गैंग्रीन या अल्सर फॉर्मेशन होने लगता है, तो यहाँ पर हम पेशेंट को बोलेंगे कि अगर अल्सर्स जो है आपके हैं, अगर आप घर पे जा रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में है तो हम ही क्लीन करेंगे, अदरवाइज अगर आप घर में हैं तो आप अपने अल्सर्स को रेगुलरली उनको क्लीन करेंगे, रेगुलरली उनको ड्रेसअप करेंगे, और देखते रहेंगे कि कोई रेडनेस, इन्फ्लामेशन, कोई ऐसा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन के साइंस को मॉनिटर करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को दिखाएं। यूज एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग्स एंड टेक्निक्स टू प्रमोट हीलिंग, इसी के साथ बिल्कुल असेप्टिक, मतलब क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन फ्री ड्रेसिंग्स का और टेक्निक्स का, असेप्टिक टेक्निक्स का आपको यहाँ पर यूज करना है, ताकि हीलिंग को आप जल्दी से कर सकें, हील जो है वो जल्दी हो सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पर्पस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस हम पेशेंट को प्रोवाइड करें, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है, जैसे एंटीप्लेटलेट्स ड्रग हो गया, एंटीकोएगुलेशन ड्रग हो गया, तो ये सारी मेडिकेशंस के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं, क्यों आप जो है इस ड्रग को हम आपको दे रहे हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हर चीज हम पेशेंट को बताएंगे। Apply warm to the affected area to promote vasodilation but avoid excessive heat। यहाँ पर आप जो है वो वार्म कंप्रेशन भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वैसोडाइलेशन जो है, वेसल्स को डायलेट होने में हेल्प हो सके, बट ज्यादा एक्सेसिव हीट भी जो है वो हमें अप्लाई नहीं करनी, एकदम वार्म हीट जो है वो हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इस इन डिजीजेस को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, तो वो भी हम पेशेंट को बताएंगे कि क्विट स्मोक यूजिंग टबैको प्रोडक्ट्स, की आप जो है अगर टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज अभी कर रहे हैं तो ना करें। आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमारा जो मतलब हम जो है अपने जो पेशेंट है उनको स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे कि आप आए, यहाँ पर उनको बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है, और इसको छोड़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, और इसको रेगुलर कंटिन्यू करने के बहुत ज्यादा नुकसान है। Eat a balanced diet that's high in fiber and low in cholesterol, fat and sodium। इसी के साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, जो कि फाइबर रिच डाइट हो और कोलेस्ट्रॉल लो हो, ऐसी डाइट जो फाइबर में तो ज्यादा हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल में कम हो, फैट और सोडियम, और इसी के साथ लो कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम में भी वो लो हो। लिमिट फैट टू 30% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज। यहाँ पर आपको अपना फैट जो है वो लिमिट करना है, मतलब 30% ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज जो है वो लेना है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैट शुड अकाउंट फॉर नो मोर देन 7% ऑफ योर टोटल कैलोरीज। टोटल कैलोरीज के लिए आपको जो सैचुरेटेड फैट है वो 7% से ज्यादा नहीं लेना है। Avoid trans fat including products made with partially hydrogenated vegetable oils। ऐसे ट्रांस फैट प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है जो किससे, हाइड्रोजनेटेड या फिर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बने हुए हैं।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में भी हमें उनको जो है वो प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हम पेशेंट को बोलेंगे कि स्टार्ट अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। क्या बोलेंगे कि आप जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करें, सच एज वॉकिंग। वॉकिंग कैन हेल्प ट्रीट पीएडी, मतलब कि वॉकिंग है वो आपको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, पीवीडी होगा बच्चे यहाँ पे, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज जो है वो ट्रीट करने में हेल्प करेगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम सच एज वॉकिंग can help to treat peripheral vascular disease. People who walk regularly can increase the distance they are able to walk before their legs hurt. बोल रहे हैं कि जो पीपल जो रेगुलरली वॉक करते हैं तो उनका जो वॉक डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता रहता है डेली बाय डेली। आज वो थोड़ा चले, कल वो थोड़ा ज्यादा चलेंगे, परसों और थोड़ा ज्यादा चलेंगे। तो इससे क्या होते हैं कि उनके जो लेग्स जो पहले हर्ट हो रहे थे चलने से अब वो नहीं होंगे, वो रेगुलर हैबिट में आ जाएंगे। मैनेज अदर हेल्थ कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर अदर मेडिकल या फिर हेल्थ कंडीशन की वजह से भी जो है वो डिजीजेस, तो एक डिजीज के साथ कई बीमारी बनती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारी अदर हेल्थ कंडीशंस है उनको भी मैनेज करने में हेल्प करना है। तो सच एज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप डायबिटिक हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कर सकें और ऐसी बीमारियों से बच सकें। कीप योर स्ट्रेस लेवल लो। आजकल ज्यादातर बीमारियां तो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में अगर हम कहीं डायग्नोज कराने जाएं कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों, तो डॉक्टर हमें बोलेगा कि इस बच्चे को तो स्ट्रेस है, इसको तो स्ट्रेस है। तो ऐसा जो है आजकल जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम रखना है। सो एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन में हेल्प विद दिस। तो एक्सरसाइज, योगा और जो मेडिकेशन है वो स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस गुड फुट एंड स्किन केयर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अल्सर्स का और गैंग्रीन फॉर्मेशन का भी चांस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि गुड फुट और स्किन केयर जो है वो करनी है, करते रहना है। जरूरी नहीं कि अभी ये डिजीज होगी तो तभी हमें करना है, रेगुलर बेसिस पे हमें ये डिजीज नहीं है लेकिन हमें पता है कि ऐसा करने से शायद हमें ये डिजीज हो सकती है, तब भी आपको क्या करना है कि ये सारे जो, इसीलिए इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोला गया है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। क्यों हम ये करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें इन्फेक्शन को और कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क है उनको हमें यहाँ पर रिड्यूस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। तो चलिए इसका एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं बच्चों। तो हम पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है जिसको हम पीवीडी और ऑफ्टन इसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज भी बोलते हैं, ये कैसा कंडीशन है जहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स है कहाँ की, हमारी हार्ट की और हमारी ब्रेन की, हार्ट और ब्रेन के आउटसाइड जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी हो रही थी बच्चे, नैरोड या फिर नैरोड या ब्लॉक्ड हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा था। कहाँ का, स्पेशली आपके लिम्स का, पर्टिकुलरली लेग्स का। रिव्यू कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से देखिए कि आपको जो है मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये कैसा डिजीज है जिसमें जो ब्लड वेसल्स, वही सेम बात है जो कि आपके हार्ट और ब्रेन के आउटसाइड थी वो नैरो हो गई थी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो था, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड था वो कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, स्टॉप हो गया। मोस्टली ये कहाँ पर अफेक्ट करती है, हमारे लेग्स को, लेकिन कभी कभी आर्म्स को भी ये अफेक्ट करती है। वेन्स और आर्टरीज इसमें दोनों ही अफेक्ट होती हैं, लेकिन ज्यादातर क्या अफेक्ट हो रहा था, हमारा आर्टरी, और इसलिए हम इसको हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी भी बोलते हैं, किसकी, हमारे लेग्स की। स्टेजेस क्या आती है, तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेजेस की हमने बात करी थी। तो स्टेज फर्स्ट क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब कोई भी सिम्टम हमें शो नहीं होता है स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड की बात करें तो यहाँ पर माइल्ड क्लॉडिकेशन होता है, मतलब लेग पेन होता है, कब, एक्सरसाइज के टाइम पे। स्टेज थर्ड में मॉडरेट टू सीवियर यहाँ पर जो है क्लॉडिकेशन होगा, मतलब ज्यादा पेन होगा। स्टेज 4 में क्या है कि इस्कीमिक रेस्ट पेन होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो इसकी वजह से रेस्ट करने के टाइम पर आपके लेग में पेन होगा। स्टेज 5 क्या है कि यहाँ पर अल्सर्स और गैंग्रीन का फॉर्मेशन होगा। कॉजेस क्या थे, क्यों हो रहा है जो है हमारा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसका मेन कॉज है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लेग का एक्यूमुलेशन होने की वजह से, जो कि लिपिड और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बनता है,
तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हो रही है। रेनॉल्ड डिजीज जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे टोज और फुट और फिंगर टिप्स का जो कलर है वो डिस्कलरेशन हो रहा है, व्हाइट प्लस रेड या फिर ब्लू हो रहा है। उसी के साथ अगर आप सिगरेट स्मोक ज्यादा ले रहे हैं तब भी आपको डिजीज होती है। डायबिटिक मेलाइटिस है आपको, रीनल डिजीज, किडनी डिजीज का एंड स्टेज है, ओबेसिटी है, आपका एज इंक्रीज है या फिर प्रेगनेंसी है, तो इन कंडीशंस में आपको पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज होने का चांस है। सो ये थे हमारे कॉजेस। पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी, तो बहुत ही आसान सी पैथोफिजियोलॉजी है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, याद कीजिए कि कॉजेस की वजह से यहाँ पर ब्लड क्लॉट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो गया, स्टॉप हो गया। किसकी वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हुआ, ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो गई, बंद हो गई, और यहाँ पर हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो गए। कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे, अभी वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी, एकिंग पेन होगा, स्पेशली कहाँ पर, आपके फिट्स में, टोज में, जब आप रेस्ट कर होंगे, स्पेशली तब, मतलब कि जब आप रात में लेटे होंगे तभी आपको बर्निंग और एकिंग पेन होगा। आपके फिट्स की जो स्किन है वो एकदम ठंडी पड़ जाएगी, रेडनेस और अदर कलर चेंजेस होंगे आपकी स्किन में। स्किन, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज है वहां पर स्किन इन्फेक्शन होते हैं, हो सकते हैं मेनली आपके फिट्स और लेग में ऐसा होगा। टू और फुट सोर्स भी हो सकते हैं जो कि हील नहीं होंगे। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन किया था हमने, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद हम ब्लड प्रेशर को कंपेयर करेंगे, कहाँ, पहले अबव और बिलो लेंगे जहां पर पेन हो रहा है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हम करेंगे, टेड्रल मिल टेस्ट करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि मेजर कर सके किसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने देखा था कि हम कौन कौन सी मेडिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग देंगे जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिडोल आता है, इसी के साथ एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स देंगे जिसमें हेपरिन और वारफरिन देंगे, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, स्टेटिन्स, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे जिससे क्या कर सके, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सके। सर्जिकल मैनेजमेंट में बच्चे हमने देखा था कि यहाँ पे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करेंगे। तो एंजियोप्लास्टी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक बलून कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, कहाँ पर, नैरोड आर्टरी में। इसके बाद बलून को हम इन्फ्लेट कर देंगे ताकि प्लेट जो है वो फ्लैटन हो जाए और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो वाइड हो जाए। एक स्टेंट या फिर स्मॉल मेश ट्यूब जो है वो परमानेंटली वहां पर रहने देंगे ताकि प्लेग जो है वो दोबारा फॉर्म ना हो। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नया पाथवे बनाते हैं ताकि जो ब्लड है वो फ्लो होता रहे। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर एक न्यू पाथवे को क्रिएट करता है ब्लड फ्लो के लिए, कहाँ पर, आपकी ब्लॉक या फिर नैरोड आर्टरी के आसपास। यहाँ पर एक ग्राफ्ट का हम यूज करते हैं। ग्राफ्ट में मतलब क्या करते हैं कि या तो बॉडी की दूसरे एरिया से ब्लड वेसल को लेंगे, यहाँ पर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे ताकि एक नया पाथवे जो है वो कहाँ से अबव या बिलो द ब्लॉकेज जो है वो हम बना सके और उसको कनेक्ट कर सके। एथलेक्टमी में हमने देखा था कि यहाँ पर एक प्रोसीजर में एक स्पेशलाइज कैथेटर का यूज करते हैं जो आर्टरी के अंदर प्लेग है उसको रिमूव करने के लिए। क्रायो बलून एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, जो प्लेग है उसको क्या करते हैं, हम फ्रीज कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। एंडार्टेक्टमी में एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें रिमूव करते हैं किसको, प्लेग को, ताकि ये आर्टरी से जो है वो बाहर चला जाए। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी लास्ट में हमने क्या देखा था, नर्सिंग मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप वही बताएं, अपने मन से भी जो आपने खुद जो है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड की है तो उसको देखते हुए भी आप जो है प्रॉपर पेशेंट को केयर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा था हमने कि हम स्मोकिंग सेशन को अवॉइड करेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, वेट रिडक्शन के बारे में बताएंगे, अवॉइड टू यूज कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ वो ज्यादा ना जाए क्योंकि इससे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए उसको इनकरेज करेंगे, टाइट शूज वो ना पहने क्योंकि इससे क्या हो कि जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो सकती है। इसी के साथ हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो बेड है वो हार्ट लेवल के बिलो रहना चाहिए, न्यूट्रिशियस और लो फैट फूड का आप कंजप्शन करें, डेली अपने फुट को वॉश करें माइल्ड सोप से, ल्यूकवार्म वाटर से, सेप्टिक टेक्निक का यूज करके, ज्यादा फाइबर को लें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें ताकि जो स्ट्रेस लेवल है वो आपका कम हो। क्लीन करें और ड्रेस करें अल्सर्स को, क्योंकि अल्सर और गैंग्रीन फॉर्मेशन भी हो सकता है और कोई भी अगर इन्फेक्शन आपको दिख रहा है तो उसको मॉनिटर करें, तुरंत हॉस्पिटल में आए, एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग और टेक्निक का यूज करें ताकि हीलिंग जो है वो जल्दी हो। मेडिकेशन का पर्पस और जो भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं वो भी आप बताएंगे। इसी के साथ हम पेशेंट को ये भी कहेंगे कि आप वार्म कंप्रेस ले सकते हैं ताकि वेसल्स डायलेट हो सके, लेकिन ज्यादा हीट हमें यूज नहीं करनी है।
फिर यहाँ पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करी थी, तो यहाँ पर हम पेशेंट को बताएंगे कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उसको आप क्विट करें, छोड़ दें, वेल बैलेंस डाइट लें जो कि फाइबर में हाई हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम में कम हो। एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, मेडिटेशन और योगा करें, इससे आपका फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा होगा और आप धीरे धीरे चलने की आदत, जो पेन आपको चलने के टाइम पर होता है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर हैबिट जो है वो आपकी पड़ जाएगी। अदर हेल्थ कंडीशंस को मैनेज करें जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि इनकी वजह से भी डिजीजेस हो रही है। अपना स्ट्रेस लेवल लो रखें एक्सरसाइज, योगा और मेडिकेशन के थ्रू, और गुड फूड एंड स्किन केयर करें, क्योंकि अगर आप गुड फूड और स्किन केयर करेंगे तो इससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो यहाँ पर हमारा ये जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है बच्चे, ये ओवर होता है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अभी हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, जिसमें हम अभी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नई नई चीजें हमें जानने को मिल रही हैं कि हमारे इस सिस्टम में कौन सी डिजीज जो है वो कहाँ पर कितनी देर तक जो है वो आकर रहती है। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू।